नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि अच्छे ही होंगे। कल की वीडियो में हमने आपको क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत बताया था। उसका पहला पार्ट आपको चैनल पे मिल गया होगा, प्राप्त हुआ होगा। आज हम इसी में पहले पार्ट में देखेंगे दूसरा पार्ट। ठीक है ना। पहले पार्ट के अंतर्गत हमने देखा था कि दो वस्तुएं थी जो आवेशित थी, या कहो दो बिंदु आवेश थे। इनको आपस में हमने एक तार द्वारा जोड़ा था। ठीक है ना। इस पर आवेश Q1 था, इस पर आवेश Q2 था। जब तार द्वारा जोड़ा गया है तो पहली वस्तु पर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बट्टे 2 और दूसरी पर भी Q1 प्लस Q2 बट्टे 2। इस पर एक सवाल भी बताया था आपको। ठीक है ना। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे के जो टॉपिक हैं उनको हम आज देखेंगे। आज की इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है आज का कि किसी वस्तु को हम कितनी विधियों द्वारा आवेश दे सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, आवेशित करने की विधियां। आवेशित करने की कुल 5 विधियां हैं। कितनी हैं? 5 विधियां हैं। यहां आप लोग समझ लीजिए, यहां कहीं आपको नजर नहीं आता होगा मात्रा वगैरह या कुछ अक्षर वगैरह, तो उसको पहले से सुन लिया करो कि क्या लिखा गया है। कहीं वो शब्द आपसे छूट जाए, कोई परिभाषा वगैरह आती है या कोई ऐसी वैल्यू वगैरह आती है तो आपको बड़ा दिक्कत होगी। तो पहले सुन लिया करो कि यहाँ लिखा क्या जा रहा है, देख लिया करो। उसके बाद आप उस चीज को नोट किया करो। ठीक है ना। जिसमें से हमारी पहली विधि है आवेशित करने की विधियां, यानी कि हम किसी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। कुल विधियां हैं उसकी 5। कितनी है? 5। पहली विधि है हमारी घर्षण द्वारा। पहली विधि हमारी कौन सी है? घर्षण द्वारा। दूसरी विधि है हमारी चालन द्वारा। दूसरी विधि चालन द्वारा। और तीसरी विधि है हमारी प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा। और चौथी विधि है हमारी तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। और लास्ट 5वीं विधि है हमारी प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा। ये कुल 5 विधियां हैं हमारी जिनके द्वारा हम आवेशित कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए इसके आगे अब हम देखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे कि साबुन का कोई बुलबुला है और उसको हम आवेश देंगे। यानी कि साबुन के बुलबुले को आवेश देने पर उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर, आवेशित करने पर
उसके आकार में परिवर्तन, यानी बढ़ेगा या घटेगा, अर्थात छोटा होगा या बड़ा होगा, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्या टॉपिक है हमारा? साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर आकार में परिवर्तन। चित्र देखेंगे कि एक साबुन का बुलबुला है, ठीक है ना, गोल होता है। मान लिया ये हमने केंद्र है इसका, यहाँ से पर्दी को मिलाएंगे तो ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है ना। ये साबुन का हमारा क्या हो गया? बुलबुला हो गया। और ये हमने इसको घनत्व मान लिया कि D है, और इसका जो द्रव्यमान है वो M, क्या है? M है, ठीक है ना। तो देखो चित्र से लिखेंगे हम, माना साबुन का एक बुलबुला है जिसका द्रव्यमान M, त्रिज्या R व घनत्व D है, ठीक है ना। तब हम जानते हैं क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। क्या होता है? आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, ठीक है ना। यहां एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम निकालेंगे द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन, ठीक है ना। द्रव्यमान हमने M माना है, घनत्व तो हमारा D है, और आयतन लगाएंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। या फिर से एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 3m 3 का गुणा m में होगा इक्वल टू D इंटू 4 पाई r³। जब यहाँ से हम r³ की वैल्यू निकालेंगे तो r³ इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो संख्या इधर गुणा में है, इधर भेजेंगे तो ये भाग में आएगी, 3m/4 पाई इंटू D, ठीक है ना। दोनों ओर का घनमूल लेंगे। क्या लेंगे? घनमूल लेंगे। दोनों ओर का घनमूल लेने पर तो क्या होगा? R इक्वल टू 3m/4 पाई इंटू D की घात 1/3 हो जाएगी। इधर है नहीं, ये दे नहीं सकता हमको, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? 1/4 कर देंगे, 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आगे देखो, हमें प्राप्त हुआ है कि R इक्वल टू 3m/4 पाई इंटू D की पावर है 1/3। कितनी है? 1/3। इसमें से देखेंगे कि हमारे पास है 3m। पहले 3 को देखो, 3 की वैल्यू फिक्स है, 4 पाई की वैल्यू फिक्स है, 4 की भी फिक्स है, पाई की भी फिक्स है, और जो हमारा घनत्व है D इसकी भी फिक्स होगी। तो इसमें से देखने पर 3m अपॉन नहीं 3 केवल ऊपर से 3m को छोड़ेंगे 4 पाई इंटू D, ये हमारा जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। तो क्या करेंगे? जब ये वैल्यू कांस्टेंट है हमारा तो R इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा m की घात 1/3। हमें क्या प्राप्त हुआ? R इज प्रोपोर्शनल m की घात 1/3, ठीक है ना।
ये हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसके लिए हम एक नोट पॉइंट लगाएंगे और उसमें समझेंगे। देखिएगा, R इज प्रोपोर्शनल, M की घात कितनी है, 1/3। कितनी है, 1/3 आया है। तो यहाँ ये त्रिज्या हो गई आपकी, ये आपका द्रव्यमान हो गया, लेकिन द्रव्यमान की घात कितनी है, 1/3 है। तो नोट पॉइंट पे हम समझेंगे कि जब किसी वस्तु को ऋण आवेश देते हैं, कल ये सीखा था हमने, तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। तब अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो देखो त्रिज्या भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सूत्र से पता चल रहा है हमें, ठीक है ना। तब उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी। अब त्रिज्या बढ़ेगी तो समझो बेटा, यहां ये हमारी त्रिज्या है, अब ये बढ़ेगी तो हमारा इसका आकार भी बढ़ेगा, अर्थात बुलबुले का आकार बढ़ेगा। ठीक है ना। क्या पता चला कि यदि हम किसी बुलबुले को ऋण आवेश देते हैं तो क्या होगा, उसका आकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कि ऋण आवेश देने पर उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगी, द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, त्रिज्या भी बढ़ेगी, और त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका आकार भी बढ़ेगा। आइए अब हम देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। इसके आगे क्या पढ़ेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण, आइए देखते हैं इसके आगे। ठीक है ना। आप भी अपना कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाना प्रारंभ कर दो। आपका सारा सिलेबस इसी चैनल पर आपको प्राप्त होगा, और इसके जो न्यूमेरिकल हैं उसकी भी वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है ना। तो आगे अब हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। क्या है भैया आवेश का क्वांटीकरण, समझते हैं इसको। किसी भी वस्तु से सदैव इलेक्ट्रॉन एक पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होते हैं। यानी क्या समझे हम, जब किसी वस्तु से, मान लीजिए ये हमारी वस्तु है एक, ये दूसरी वस्तु है, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा और इस वस्तु पर आएगा तो क्या होगा, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन सदैव एक पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या तो आप जानते होंगे 1 2 3 4, या तो 1 आ रहा होगा या 2 आ रहे होंगे या 3 या 4, कभी भी 1.1 या 1.2, 1.5, 1.25, 1.25, 1.3, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है ना।
क्या होगा, ये पूर्ण संख्या में स्थानांतरित तो होगा। इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। समझे? एक बार पुनः मान लीजिए ये कोई ए वस्तु है, ठीक है ना, ये कोई दूसरी वस्तु, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं, तो यदि इस ए से इलेक्ट्रॉन बी पर आ रहे हैं तो या तो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, या दो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, और ये जो आते हैं इसी को हम क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। कभी भी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं तो 1.1 इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे नंबरिंग नहीं होगी, पूरी संख्या होगी, ठीक है ना। कैसी होगी? पूर्ण संख्या होगी। और यही जो घटना है, पूर्ण संख्या का स्थानांतरित होना है, वही हमारा क्वांटीकरण है। क्या है? आवेश का क्वांटीकरण है। आइए अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु पर हम आवेश कैसे निकालें, कि कितना आवेश है। अभी तो एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु पर पहुंचा है, अब कितना पहुंचा है ये सीखेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे, किसी वस्तु में आवेश की गणना। क्या है? आवेश की गणना, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे कि यदि किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तब आवेश कितना होगा उस वस्तु पर? Q = 1E, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु पर दो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तब कितना आवेश होगा? Q = 2E, ठीक है ना बेटा। यदि किसी वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तो समझेंगे एक की कमी है तो Q = 1E, 2 की कमी है तो Q = 2E, 3 की कमी है तो Q = 3। इसी प्रकार n के लिए समझेंगे, डॉट 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 ऐसे करके दर्शा दीजिए। इसी प्रकार यदि डॉट डॉट का मतलब हो गया भाई 1E, 2E, 3E, अब 4 देखेंगे तो 4 के लिए 4 ही आ जाएगा, अगर 5 ही आ जाएगा। तो ऐसे अब हम कह रहे हैं n के लिए कितना होगा। यदि वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तो सूत्र हमें क्या मिलेगा? Q = Ne। इससे हम आवेश को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है और उसका इलेक्ट्रॉन का आवेश
इस प्रकार से हम किसी वस्तु पर क्या कहते हैं कितना आवेश है उसको हम फाउंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम इसके आगे देखेंगे। एक वैज्ञानिक हुए कूलम, उन्होंने नियम दिया कूलम का नियम। क्या है ये, आइए इसको अब हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाए कूलम का नियम। क्या है कूलम का नियम। और पहले चैप्टर में यही बहुत इंपॉर्टेंट, कूलम का नियम क्या है समझिएगा। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलम का क्या कहता है कूलम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहली कंडीशन ये है कि ये जो आवेश है वो बिंदु आवेश, मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु, और ए बिंदु पर हमारा आवेश है Q1। क्या है Q1, बी पर क्या है Q, ठीक है ना। जिनके बीच की जो दूरी है वो R है, अर्थात A व B के बीच की दूरी क्या है R, क्योंकि A पर हमारा Q1 आवेश है और B पर हमारा Q2 आवेश है, ठीक है ना। Q1 और Q2 क्या लिखा है भाषा में, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण कैसे हो सकता है, मान लीजिए Q1 आवेश है हमारा प्लस का हो, Q2 आवेश है हमारा माइनस का हो, ठीक है ना, तो आकर्षण होगा। प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों सेम चिन्ह के हों, ये धन है तो ये भी धन हो, ये ऋण है तो ये भी ऋण हो, तब हमारा प्रतिकर्षण होगा। बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिएगा अनुक्रमानुपाती होता है कौन, बल। F समझ लीजिए, इसको अगर भाषा में लिखना चाहते हैं तो लिख लो कॉपी पेन लेके। माना दो बिंदु A व B हैं जिन पर आवेश Q1 व Q2 स्थित हैं।
जिनके बीच की दूरी r है, तब F इज प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q। ठीक है ना, पहले आवेश की मात्रा कितनी है Q1, दूसरे आवेश की मात्रा कितनी है Q2, इन दोनों का आपस में गुणा करके और अनुपाती दिखा देंगे बल। ठीक है ना, तो बल क्या है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती है। आगे क्या कहा गया है, तथा उनके बीच की दूरी, किसके, आवेशों के बीच की दूरी कितनी है r, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कहेंगे F इज प्रोपोर्शनल 1 व्युत्क्रमानुपाती है तो 1 कर देते r स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाएंगे, क्योंकि कह रहा है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये समीकरण हो जाएगा हमारा सेकंड। आइए आगे देखते हैं, अब इसको हम हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों को हम मिलाएंगे तो F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर होगा। ठीक है ना, अब हम इसकी जगह पे इक्वल करेंगे, F इज इक्वल टू एक नियतांक ले लेंगे, वो है हमारा K। क्या है, K। Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर। क्या आया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जहां K क्या है, जहां K एक नियतांक है। क्या है, नियतांक। अब आपने इधर ये चित्र बना लिया होगा, नहीं बनाया है तो बना लो। इसको अब हम इरेज करने वाले हैं, साफ कर देते हैं। इसके आगे देखेंगे, प्रयोग के आधार पर यदि K इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो, तो क्या मिलेगा हमें, ये वैल्यू हम यहां लगा देंगे। तो F K की जगह पे कितना है, 9.0 गुणा 10⁹ Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर। एक रिजल्ट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है ना, और अगले में देखेंगे यदि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो, तो F इज इक्वल टू कितना होगा, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। F इज इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर। देखेंगे अब हम एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। ठीक है ना, क्या है, यही हमारा कूलम का नियम होता है, जो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ये हमारा कूलम का नियम यहाँ हो चुका है। अब जो हमें पेपर में पूछा जाता है वो एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है ना, इसका मान कितना होता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है। आइए इधर आप नोट कर लीजिए, फिर इधर साफ कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे एप्सिलॉन नॉट के मान, मात्रक और विमा क्या होती है। तो अब हम देखेंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में। देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालेंगे, समझो। हमको प्राप्त हुआ
एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। हमें किसके बारे में पढ़ना है? एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ना है। क्या करेंगे? नीचे एक मानेंगे, कैंची का गुणा करा देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या बचेगा? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं, यही मिलेगा हमें, Q1 Q2। किसको निकालना है? एप्सिलॉन नॉट को। तो जितनी संख्या इसके साथ है उधर भेजेंगे, वो इधर गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएंगी। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आएगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई, ठीक है ना, इंटू एफ इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना, इतना आ गया। अब देखो मात्रक इसका कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, Q1 का मात्रक, Q2 का मात्रक, 4 पाई का मात्रक, F का मात्रक, आर स्क्वायर का मात्रक, है ना, वो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा। अब देखो यहाँ Q1 हो या Q2 हो, है तो आवेश ना, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, यानी C हमने लिखा, ठीक है ना। Q1 का मात्रक यानी एक आवेश का, दूसरे आवेश का भी तो C होगा। 4 पाई हमारी ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। F बल हो गया, बल का मात्रक न्यूटन होता है। R दूरी है हमारी, तो दूरी का मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ? कूलाम 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 स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब पढ़ेंगे हम इसके विमा के बारे में, ठीक है ना, इसकी विमा निकालेंगे, किसकी? एप्सिलॉन नॉट की। देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट की विमा, जब भी हम किसी राशि की विमा निकालते हैं तो सबसे पहले उसका सूत्र देखते हैं, ठीक है ना, सूत्र ये रहा, ओ सॉरी मात्रक देखते हैं, मात्रक ये रहा। तो पहले है क्या? हमारा कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का, ठीक है ना, जिसकी विमा कितनी होती है? 80। अब एक और है तो उसकी भी कितनी हो गई? 80। नीचे क्या है? बल है, इससे समझ लो चाहे इससे समझ लो। आवेश की विमा 80, Q1 की अर्थात Q1 की विमा 80, Q2 की विमा 80, क्योंकि दोनों आवेश हैं। 4 पाई इसका मात्रक नहीं है तो इसकी विमा भी नहीं होगी। बल है, बल की विमा कितनी होती है? mL/t-2। फिर है आर स्क्वायर अर्थात दूरी का, अब दूरी की क्या होती है? एल स्क्वायर है तो 2 लगा दो। अब इसकी कर दो कैलकुलेशन, m और कहीं है m नहीं है, इसको ऊपर लेके जाएंगे m इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। एक l ये है और 2 ये हैं, गुणा हो रहा है तो 2 और 1 3 हो जाएंगी, l-3 हो जाएगा, ठीक है ना। t-2 है यहाँ, t एक इसकी एक और एक क्या हो गए? 2, ये माइनस वाला ऊपर जाएगा, यानी t2 ऊपर है और t-2 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा अर्थात t4 हो जाएगा और a मिलके a2। इस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट की जो विमा आई है वो है m इनवर्स L-3t4a2, ठीक है ना, ये इसकी विमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो देखो लास्ट में हमने पढ़ी एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकालते हैं, ये हम भी बता दिया, ठीक है ना। तो हमको निकालना आना चाहिए, तो जब भी पेपर में फंसेगी तो उसको हम सही लिख देंगे, रटना नहीं है, निकालते कैसे ये समझना है, क्योंकि रटी हुई चीज़ों को हम भूल जाते हैं अक्सर उस टाइम, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, समय को देखते हुए हमारे प्रेशर रहता है और प्रेशर में जब हम आते हैं तो अक्सर कुछ चीज़ों को हम भूल जाया करते हैं, ठीक है ना। और यदि हमने उनको समझा है, रटा नहीं है,
तो हम उसके माध्यम से जो तरीका था जिससे हमने समझा है हम निकाल सकते हैं। और जब निकाल सकते हैं तो उसमें कुछ निकालने में मिस्टेक भी हो रही होगी तो हमें याद आ जाएगा, बोला ये नहीं था ये था। इसलिए अधिकतर चीज़ों को आप कैसे करते हैं ये समझना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये कूलाम का आपका नियम हो गया। कूलाम का नियम जो था वो था 1/4 पाई F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या थी, निर्वात की वैद्युतशीलता थी। अब इसके आगे फिर हमने इसका मात्रक बताया, आपको विमा बताई। अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं, यानी कि ये किन किन लिमिटों में काम करता है, किन में नहीं करता है, वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगाएंगे कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे पहला पॉइंट, क्या देखेंगे, पहला पॉइंट है कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है, जिसका मतलब है कि देखो एक चीज मैं और बताऊं, आपकी जो पहली यूनिट चल रही है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस यूनिट में आवेश को स्थिर रखा गया है, यानी बिंदु आवेश है। कैसा है, बिंदु आवेश है। तो कूलाम के नियम के अंतर्गत हमने पढ़ा है यदि कोई आवेश स्थिर है, बिंदु आवेश का मतलब एक जगह रखा हुआ है, गतिमान नहीं है, और जैसे ही गतिमान होगा तो हम दूसरी यूनिट पढ़ेंगे जिसमें वैद्युत धारा का जन्म होगा, ठीक है ना, वहां वैद्युत धारा आ जाएगी। तो केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है, अगर आवेश गतिमान है तो ये नियम नहीं कार्य करेगा, केवल बिंदु आवेशों के लिए कार्य करेगा, यानी स्थिर है तब कार्य करेगा। दूसरा पॉइंट है कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि जो लाइट की व्यवस्था थी वो थोड़ी गड़बड़ हो गई, लाइट चली गई है तो उजाला थोड़ा कम हो गया है, इसलिए कुछ मुंह के द्वारा शब्दों को सुने, और अगर दिखने में दिक्कत हो रही है तो वैसे आपको क्लियर करके दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दे रहा है तो क्या बोला जा रहा है उसको सुने, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है हमारे कूलाम के नियम की सीमाएं। तीसरा बिंदु हम देखेंगे कि कूलाम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में देखेंगे यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 से कम हो कूलाम का नियम अपनी वैधता खो देता है, जिसका मतलब हो गया लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। कब? इस पर।
ठीक है ना। अगला लास्ट इसका पॉइंट है का नियम सार्वत्रिक नहीं होता, सार्वत्रिक नहीं होता। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इसके आगे कल जो इसके टॉपिक हैं उनको हल कराएंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए आप कल का एक वीडियो है उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, कम समय में उस पर काफ़ी व्यूज़ आए हैं, बहुत से लोगों ने उसको देखा है, पसंद किया है। ठीक है ना। इसको भी देखिए, जैसा पहली वीडियो को आप लोगों ने प्यार दिया है वैसा ही इस वीडियो को भी दीजिए। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके।